मुद्दतें अभी भी पूरी नहीं कर सकेंगी और हम एक और विशेष सर्कल में फंस जाएंगे। थोड़े तंग होकर, ज़लील और ख्वार होकर, ये वो लोग हैं जो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं छोड़े इमरान खान ने। यार ये खुफिया बातें तो ना पूछे ना, खुफिया बातें तो ना अच्छा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो ये इस वक्त सियासी सूरत हाल है। कल से इस पूरी सूरत हाल पर, अदम एतमाद वाले मामले पर कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू होने जा रहा है और हुकूमत इस मामले पर अदालत जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह अहम तरीन समाअत की और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कहा कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत है। लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन में पार्टी सरबरा नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाया गया है। पार्टी की मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है और सियासी निजाम के इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई राय भी जरूरी होती है। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ रोकने के लिए आर्टिकल 63A को शामिल किया गया। अटॉर्नी जनरल ने इस पूरे समाअत के इन पूरे रिमार्क्स के जवाब देते हुए कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर नाअहली होनी चाहिए, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक तशरीह तो यह है कि इनहराफ करने वाले का वोट शुमार ना हो। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, क्या डी सीट होने तक वोट शुमार हो सकता है? 18वीं तरमीम में वोट शुमार ना करने का कहीं जिक्र नहीं है। बेंच के रुकन जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने इसके जवाब में कहा कि यह ज़मीर की आवाज़ नहीं कि अपोजिशन के साथ मिल जाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि बलूचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद किया और हुकूमत बदल गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बलूचिस्तान में दोनों ग्रुप बाप पार्टी के दावेदार थे। सबसे ज्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफ़ी होने वाला होता है। पार्टी टिकट पर असेंबली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद होता है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं है। ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनजर रखना है। उन्होंने इस्तफसार किया कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली कितनी होती है, नाअहली का इतलाक कब से शुरू होगा, हमें इस पर दलाइल दें कि हर मामला पार्लियामेंट खुद क्यों न तय करे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हर रुकन 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएगा तो निज़ाम कैसे चलेगा। जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि आर्टिकल 63(4) के तहत रुकनियत खत्म होना नाअहली है। आर्टिकल 63(4) बहुत वाज़ेह है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असल सवाल ही आर्टिकल 63(4) वाज़ेह ना होने का है। खिलाफ आइन इनहराफ करने वाले की तारीफ नहीं की जा सकती। जो आइन में नहीं लिखा उसे जबरदस्ती नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 62(1)(f) कहता है कि रुकने असेंबली को ईमानदार और अमीन होना चाहिए। क्या पार्टी से इनहराफ करने पर इनाम मिलना चाहिए? क्या खयानत करने वाले अमीन हो सकते हैं? अटॉर्नी जनरल के सवाल पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 95 के तहत हर रुकने असेंबली को वोट डालने का हक है। वोट अगर डल सकता है तो शुमार भी हो सकता है। अगर हुकूमत के पास जवाब है तो अदालत से सवाल क्यों पूछ रही है? अगर इस नुक्ते से मुत्तफिक हैं तो इस सवाल को वापस ले लें। अदालती रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वोट पार्टी के खिलाफ डाले बगैर आर्टिकल 63A काबिल अमल नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबरा की डिक्लेरेशन पर क्या इंक्वायरी करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन तयन करेगा कि पार्टी से इनहराफ दुरुस्त है कि नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये देखना होगा कि तरीक़ेकार पर अमल हुआ है या नहीं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ दुरुस्त नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या इस रेफरेंस पर फैसले की जल्दी है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि चाहते हैं कि वोटिंग से कबल अदालती राय आ जाए। अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद अदालत ने समाअत कल दोपहर 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी और कल ही
कौमी असम्बली का इजलास अदम एतमाद के मामले पर शुरू होने जा रहा है। अब कल 1:30 बजे अगली समात होगी। ये बड़ी अहम समात है जिसमें देखना यह है कि अदालती वजाहत, तशरीह या फैसला, इसको जो भी कहें, वो अदम एतमाद की वोटिंग से पहले आता है या नहीं आता, और अगर आता है तो फिर हुकूमत के लिए मामलात आगे आसान होते हैं या नहीं। बैरिस्टर फैसल चौधरी साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह अदालत ने करनी है। आज की समात के बाद अब इस वक्त सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं फैसल साहब, किस जानिब ये सूरत हाल जा रही है? बहुत शुक्रिया फैसल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये आज जो कुछ रिमार्क्स अदालत से सामने आए, तमाम जमातों ने अपने अपने जवाब जमा करवा दिए हैं। अब ये आने वाले 2-3 रोज बड़े अहम हैं। आप किस जानिब इस मामले को जाते देख रहे हैं? रिमार्क्स तो क्योंकि जजेस के सवाल जवाब होते हैं और वो अपनी मुख्तलिफ क्यूरीज रेज करते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। तो रिमार्क्स जो है वो आज आए हैं, लेकिन जो असल में जो मेन मकसद है वो ये है कि जो एक दौर में एक सियासत होती रही, लोटाक्रेसी की, फ्लोर क्रॉसिंग की, लोग उठाए गए, बेचे गए, और मेंबरान की जो मेंबर शॉपिंग जो है उसको रोकने के लिए हुकूमत जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। और ये रेफरेंस जो है पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत ही, और आईनी तारीख में बहुत ही अहम रेफरेंस है, जिससे ये जाहिर होगा कि क्या पाकिस्तान में वो जो 90 की दहाई की सियासत थी वो दफन हुई है या उसको अभी तक जो है वो अभी जिस तरह से दोबारा जिंदा किया गया है। तो इसमें ये बड़ा अहम एक राय जो है सुप्रीम कोर्ट देगी, और उम्मीद करता हूँ कि जमहूरियत और आइन जो है उसको प्रिवेल करने के लिए जो है ओपिनियन दी जाएगी। ठीक है, तो फैसल साहब, ये अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुनहरिफ अरकान को वोट डालने की इजाज़त दे देता है और फिर ताहयात नाअहली की जो इस वक्त तलवार उनके सर पर लटक रही है वो भी नहीं होती, इस मामले से भी वो निकल जाते हैं, तो फिर ये इस पूरी सूरत हाल में फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस फिर बाकी रह जाते हैं? फिर तो हमेशा इसी तरह होगा, फिर तो इस फ्लोर क्रॉसिंग को, इस हॉर्स ट्रेडिंग को कभी भी नहीं रोका जा सकता। नहीं, फिर तो कोई हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, और फिर ये तो फैशन आ जाएगा कि आप लोग जो है खरीदें, खासकर जो स्पेशल मेंबरान है वो उनको लें, और जैसे अभी भी हो रहा है, और लोगों को लालच दें, मुख्तलिफ पैसे का लालच दें, टिकट का लालच दें, यूज़ करें उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से, और चलता करें हुकूमत वक्त। वो पार्टीज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। अब इस तरह से अगर मामला जो है फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि जिस तरह से फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, अगर उसका नोटिस नहीं लिया जाएगा तो इससे फिर पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो मुद्दतें भी पूरी नहीं कर सकेंगी, और हम एक और विशेष सर्कल में फंस जाएंगे। तो इसलिए इसका खात्मा। लेकिन फैसल साहब, फिर अगर मुस्तकबिल में ये फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, ये ज़मीर फरोशी, पैसे लेकर अपना वोट बेच देना, इस तरह के अमल को अगर ख़त्म करना है तो फिर इसका तरीक़ाकार पार्लियामेंट के फोरम से क्या हो सकता है? कोई कानून साजी करनी पड़ेगी, कोई आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, उसके लिए तो कोई ऐसी हुकूमत हो जिसको फिर 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो, ज़ाहिर है वही हुकूमत ये कर सकती है। नहीं तो ये इस तरह जो इत्तेहादियों के साथ जो हुकूमतें चल रही होती हैं उनके साथ तो बड़ा मुश्किल होता है तमाम काम करना, फिर ये इसी तरह से मुमकिन होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी कोई ज़रूरत है। आर्टिकल 60 बड़ा क्लियर है, और उसमें मुनहरिफ अरकान जो है उनको डिस्करेज किया गया है, और आइन का ये स्पिरिट है कि पार्टी नहीं बदली जाए, और अगर पार्टी बदलनी है उसके लिए आप इस्तीफा दें, नया इलेक्शन लड़के आप आ जाएं। ये नहीं हो सकता है कि एक पार्टी के मैंडेट जो है वो आप वो लें, पार्टी के नाम पे वोट लें, उसके बाद उस पार्टी को जो है आप उसको पीछे से खंजर घोंपें, उससे गद्दारी करें। ये जो है इसकी मोरली भी इजाज़त नहीं है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली भी इजाज़त नहीं है, किसी किस्म के नए लॉ की जरूरत नहीं है। इसी लॉ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर सेनेट इलेक्शन में ये इम्प्लीमेंट हो गया होता तो आज किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये उस वक्त जो है लीनियंट व्यू जो है वो लिया गया, और उसकी वजह से आज देख लीजिए नताइज सामने है कि पूरी की पूरी मुंतखब हुकूमत जो है उसके अरकान जो है जो कि उसके टिकट पर मुंतखब होके आए हैं वो सिंध हाउस में छुपे बैठे हैं, अपने घरों में नहीं जा रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा रहे। इतना आज़ाद अगर वो होता तो वो वहाँ पे क्यों क्या करने गए? तो ये बातें जो हैं ये पाकिस्तान में एक शाह तारीखी बाब है,
एक तारीख बाब है पाकिस्तान की सियासत का, उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान में इस हुकूमत का सवाल नहीं है, पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए। फैसल साहब, ये ताहयात नाअहली वाला जो मामला है, इस पर क्या हुकूमती तजाद आपको नज़र आ रहा है? एक तरफ फैसल वाडा साहब वाला केस जो थोड़े अरसे पहले हुआ था, जब उनको ताहयात नाअहल किया गया, तो उनकी इस नाअहली को ख़त्म करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो खुद अदालत में, और यहाँ अपने मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह इनको लाइसेंस मिल जाए, इनको नाअहल कर दिया जाए ताकि ये वोट ना डाल सकें। तो ये बहसियत पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ा करीब हैं आप। पीटीआई का मौक़िफ़ तो आप पीटीआई से लेंगे ना, पीटीआई का मौक़िफ़ तो मैं नहीं दे सकता, ना मैं दूंगा। अच्छा। ताहयात नाअहली जो है वो इस वक्त उसकी कोई खिलाफ प्रेसिडेंट नहीं है। फैसल वाडा भी गए हैं अभी, लेकिन उनको कोई ऐसा उस पर फैसला नहीं आया है, ना ही उनको स्टे मिली है। नाअहली की मुद्दत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो राइजुल वक्त कानून है उसके तहत वो लाइफ टाइम होगी, और क्योंकि उसके अलावा जो भी जजमेंट्स आई हैं नाअहली के ऊपर इस वक्त तक, 2018 सुप्रीम कोर्ट में जो वो बलोच केस है 405, उसमें भी जो है वो ताहयात नाअहली है। तो लिहाजा नाअहली जो है वो ताहयात होगी पाकिस्तान में मौजूदा कानून के मुताबिक। अगर फिर बाद में कोई सुप्रीम कोर्ट को दूसरा फैसला देती है तो उस वक्त तक फिर बाद में सोचा जाएगा। इस वक्त जो है वो नाअहली जो है ताहयात है। अच्छा, तो फैसल साहब, ये अगर ताहयात नाअहली पर चलें, हुकूमत की जो दरख्वास्त है, रेफरेंस है, इस पर अगर अदालत ये फैसला दे देती है कि हाँ जी जो वोट डालेगा, जो मुनहरिफ अरकान हैं वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे, तो फिर इस तरह से तो जब भी कभी कोई सादा अक्सरियत वाली हुकूमत होगी उसके खिलाफ कोई तरीके अदम एतमाद आ ही नहीं सकेगी। अदम एतमाद की तहरीक की जो अहमियत है वो ही ख़त्म हो जाएगी इस फैसले से, ऐसी तशरीह से। तो नहीं, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। आइन इसमें रास्ता देता है। अच्छा। आइन में पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, यानी अगर किसी पार्टी की अक्सरियत जो है वो अपने लीडर के खिलाफ फैसला दे दे तो वो फिर वो नहीं रह सकेंगे उहदों पे। पार्लियामेंट्री पार्टी ने डिसाइड करना है, ये पार्टी हेड ने डिसाइड नहीं करना है कि कौन किसको वोट देगा। तो अगर पार्टी में ये बात आ जाती है कि फला जो लीडर हैं या फला जो साहब है वो हमारी पार्टी को लीड करने के अहल नहीं है, जैसा कि सारी दुनिया में होता है, तो फिर आप अपनी पार्टियों के अंदर रह जदोजहद करते हैं और वहाँ पे मामला है। दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर वारदात नहीं की जा सकती, उसकी इजाज़त नहीं है कानून में। अपनी पार्टी के अंदर बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा फैसल साहब, आज ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब ने भी और फिर जो दूसरे जज साहिबान हैं उनके भी ये रिमार्क सामने आए कि ये बहुत सारे सियासी मामला जो पार्लियामेंट में पार्लियामान के फोरम पर हल किए जा सकते हैं वो अदालतों में आ जाते हैं, सियासी मामला को कानूनी मामला बना दिया जाता है। तो ये इस तरह से इस हुकूमत में हम थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ये जो मामला इस वक्त अदालत में गया, क्या ये पार्लियामेंट के फोरम पर हल नहीं किया जा सकता था? आप समझते हैं सर? पार्लियामेंट के फोरम पे जब कोई मामला तय नहीं हुआ तो तभी अदालत में आया है ना जी। अगर पार्लियामेंट में जो है मामला तय हो जाता फिर तो यहाँ पे नहीं आता। और अदालत में जो है वो, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से एक बैकग्राउंड है, वो ये कह रहे थे कि कॉमन जो आम लोगों के केसेस है वो मुतासर होते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी वही है। तो लिहाजा इसको अगर आप आपस में बैठ के सेटल करते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन कानून और आइन के मुताबिक तशरीह जो है वो आला अदालतों ने करनी है आइन की। सॉरी, अगर किसी किस्म की कोई जो है वो आ जाए जिस तरह की सिचुएशन, तो उसमें अदालतों को अपना रोल अदा करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर फैसल चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे कि आपने जानी। ज़रा सियासी राय जानते हैं कारी उस्मान साहब, JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये आज बड़ी अहम समाअत हुई, रिमार्क्स तो कुछ ऐसे आए कि अभी पता नहीं चल रहा कि अदालत का इसमें फ़ैसला क्या होगा, अदालत तशरीह किस तरह से करेगी, हुकूमत के हक़ में जाएगा मामला, अपोजिशन के हक़ में जाएगा। अगर ये मुनहरिफ अरकान को ये नाअहली वाला मामला इनके साथ हो जाता है और फिर ये अपोजिशन से वापस चले जाते हैं अपनी पार्टी में, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? फिर तो आपकी जो तादाद है वो बड़ी मुतासिर हो सकती है। सलीम जिया साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मुनहरिफ अराकीन जो है वो आज से नहीं है, ये पिछले साल 1.5 साल से पूरा उनके ग्रुप है। और ये अगर उनके खिलाफ जाना था तो पहले क्यों नहीं गए? आज अगर वो अदालत गए हैं तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है अदालत तो जो फैसला करेगी और जो कौम की उम्मीदों के मुताबिक और कानून के मुताबिक बात होगी। अब तक जो हम समझ रहे हैं वो तो यही है कि
चूंकि एक अमल होगा तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। अभी तक तो उन्होंने वोट इस्तेमाल किए ही नहीं है। अगर वो उनका वोट इस्तेमाल होगा और वोट के इस्तेमाल हो जाने के बाद जो है पार्टी की तरफ से शिकायत आती है, पार्टी जो है खिलाफ जाती है, तो तब तो एक बात हो सकती है। लेकिन अगर वो वक्त से पहले चले गए हैं, और ये भी आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कोई इंतखाबात नहीं हुए हैं। अदलिया तमाम चीज़ों को देखेगी और यकीनन उसकी इस पे नज़र है कि एक जमात जिसके इंतखाबात ही नहीं हुए, पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुआ, किसी तो काजी साहब जाहिर है ये लोग वोट डालेंगे, अब वो नाअहली मुद्दत उसका तो अभी तयन होना है। अगर वो चलें तायात नाअहल नहीं होते, सियासी तौर पर जिंदा रहते हैं, सियासत कर सकते हैं, तो इनमें से जो कितने मुनर्रिफ अरकान फिर JUI को ज्वाइन करेंगे? ज़ाहिर है अब तक ये तय तो पा चुका होगा कि कितनों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी है, कितनों ने नून लीग ज्वाइन करनी है, कितनों ने JUI ज्वाइन करनी है। तो कितने लोग JUI को ज्वाइन करेंगे इसके बाद? हम तक पहुँचे हैं, लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है कि उन्हें वोट का हक से तो महरूम नहीं किया जा रहा है। वोट तो उनका हक है, वोट तो वो देंगे, और ना उसके वोट को गिनती में भी न लाना, ये भी ऐसा भी नहीं होगा। तो जब ये अमल हो जाएगा उसके बाद अगर कार्रवाई होती है तो जाहिर है कि वो फिर जो कानून के मुताबिक जो भी फैसला सामने आएगा। ठीक है, चलें काजी साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जरा सलीम जिया साहब से मैं ये सवाल पूछ लूँ कि फिर नून लीग कितने लोग इन मुनर्रिफ अरकान में से ज्वाइन करेंगे? सलीम जिया साहब, कितनी तादाद है इन मुनर्रिफ अरकान की, और फिर वोट हुकूमत के खिलाफ देने के बाद कितने नून लीग को ज्वाइन कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे लाइन पे दिया ताकि हम अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर सकते। अभी मैं काजी साहब की बात सुन रहा था, बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया उन्होंने, और तकरीबन हमारे उनके ख्यालात मिलते जुलते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन कोई 35 के करीब ऐसे लोग हैं जो मुनर्रिफ में है। उनमें कुछ वज़रा भी बल्कि शामिल है जो तहरीक इंसाफ से मुनर्रिफ हुए हुए हैं, और वो मुनर्रिफ इसलिए भी हुए हुए कि उनके साथ झूठे वादे किए गए थे, और इनमें से अक्सरियत तो खुद इलेक्ट होकर खुद अपने आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, और बाद में इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन। ठीक है, अच्छा सलीम साहब, ये 35 अरकान हैं, इनके अलावा इत्तेहादियों से चल रही है, मामलात चल रहे हैं, लेकिन ये इत्तेहादियों से मुतालिक मैं आप दोनों से गुफ्तगू करूंगा। जरा दोनों मेरे साथ ही रहेगा, सलीम जिया साहब, कारी उस्मान साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जरा इन दोनों से जानते हैं कि इत्तेहादी अब तक क्यों ऐलान नहीं कर रहे कि वो अपोजिशन के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग से सलीम जिया साहब, JUI से कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और दोनों ये जमातें बड़ी जमातें अपोजिशन की, और पूरा एतमाद है कि वज़ीर आज़म को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 तारीख को जो बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया है और आज लोगों को मुखातिब करके उन्होंने एक पैगाम भी दिया है। वो क्या पैगाम है, ज़रा एक पैगाम सुन लें मेरे दोनों मेहमान भी और आप सब भी, फिर उसके बाद ज़रा गुफ्तगू मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। दिखाइएगा ज़रा। कारी साहब, खान साहब का ये पैगाम ज़ाहिर है तमाम दिन चलता ही रहा है मुख्तलिफ मीडिया पर। आपने भी सुना होगा कि 27 तारीख को कह रहे हैं कौम मेरे साथ होगी, और अब कौम ने बदी के खिलाफ निकलना है, अच्छाई का साथ देना है। आज आपके भी काफ़िले यहाँ पूरे सिंध से निकले हैं, कल बलूचिस्तान से भी निकलेंगे, मुल्क भर से आपके काफ़िले पहुँच रहे हैं, आप लोगों का भी लॉन्ग मार्च है। ये अब कौम किसके साथ है, ये अच्छाई और बदी का फैसला कैसे होगा? बात यह है कि पता नहीं उस बेचारे को बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया है, और वो ये नहीं सोचता है, नहीं समझ रहा है कि मैं ज़बान से क्या बात निकाल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज इनको अल्लाह भी याद आया है, आज इनको रियासत मदीना में मजीद आगे बातें करने भी याद अच्छी तरह आ रही हैं, और कह रहा है कि कल कौम को जो है वो बुलाएगा, तो क्या कौम उसकी गुलाम है? कौम को सत्यानाश करके रख दिया है। कौम को जो है इस वक्त जिस चक्की में पीसी जा रही है कौम, और जिस भट्टी में कौम जल रही है, उसके बावजूद भी कोई कौम भला उसके कहने पर आएगी? सरकारी लोगों को बुलाएगा और उससे
खिताब करेगा। आप मैं ये सवाल करूंगा कि क्या असम्बली में जो अरकान असम्बली है 343 की तादाद है, क्या है, उसको बुलाया गया है या वो लाखों लोग बुलाएगा? लोग तो मुकाबला करेंगे कि वो ज्यादा बुला सकते हैं या हम ज्यादा बुलाएंगे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे तो वो अपना 172 की तादाद पूरी करा दे। तो कारी साहब वैसे ये चैलेंज आपके भी सामने कि आप इतने सारे, आप भी हजारों लाखों लोग लेकर जा रहे हैं, महंगाई मार्च निकाल रहे हैं, जब आप वजीर आजम को घर भेज ही रहे हैं तो बस वो 172 लोग आपको भी जमा करने हैं असेंबली में, आप वो जमा करें। ये इतना मार्च करने की और सड़कों पर निकलने की इस वक्त क्या जरूरत है? हुकूमत तो आप गिरा ही रहे हैं। मसला ये है कि हमने इस महंगाई मार्च का ऐलान 3 माह पहले किया था। उस वक्त जो है अदम एतमाद का फैसला सामने नहीं आया था, क्योंकि 3 माह पहले का ये ऐलान था, जिसको बहरहाल 23 मार्च से था। और फिर हमने OIC के जो हमारे मेहमान आए, वज़राए खारजा आए, उनके एजाज की में और उनके एहतराम में हमने तारीख में तब्दीली की। लेकिन हमारी तारीख तो बहुत पहले से मिलियन मार्च की और आज़ादी मार्च की या फिर महंगाई मार्च की तारीख हमारी 3 माह पहले आपके रिकॉर्ड का बिल्कुल ऐलान किया गया था जी, बिल्कुल। अभी हम जो जा रहे हैं, हम तो चूंकि कानूनी रास्ता भी हमने अपनाया हुआ है, उस पर भी जा रहे हैं, चले गए हैं। कौमी असम्बली हम अदम एतमाद की करारदाद हम जमा करा चुके हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की अब तक इजलास को मुअख्खर करने, कभी यानी ये अभी जो इन्होंने OIC का इजलास बुलाया है 23 मार्च को, ये तो हमारे उस अदम एतमाद के और हमारे ऐलानात के बाद उन्होंने ये हरकत की। लेकिन चले, अब कल बिलाखिर इजलास 25 तारीख को अब कौमी असम्बली का शुरू होने जा ही रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा 7 दिन की कार्रवाई बाकी रह गई है, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। सलीम जिया साहब, ये अब ज़ाहिर है मार्च तो चले आप लोग अपनी जगह कर रहे हैं, आप लोग भी इसमें शामिल हैं, आपके भी कायदीन निकलेंगे, लेकिन ये 172 लोग जो जमा करने हैं वोटिंग वाले दिन, ये इत्तेहादियों ने अभी तक ऐलान नहीं किया वो आपके साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं? वो कह रहे हैं हम अपने फैसले लेंगे, वक्त पर लेंगे, वो पता नहीं वक्त कब आएगा। जो मुनहरिफ अरकान है, अगर इनके खिलाफ अदालत से फैसला आ जाता है कि ये ताहयात नाअहल हो सकते हैं और ये अपनी पार्टी में वापस चले जाते हैं, फिर इत्तेहादियों के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर नंबर्स कैसे पूरे करेंगे वोटिंग वाले दिन? सलीम साहब, आज तो ये जो मुनहरफ है वो तो किसी हालत में भी नहीं वापस जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो रवैया इन्होंने रखा है, जिस तरह वापस लाने का तरीका होता है, हमें भी पता है। कई दफा लोग नाराज हो जाते हैं, उनको मनाया जाता है, उनके पास जाया जाता है, उनकी शिकायत दूर की जाती है, और इन पर तो ऐसे इल्जाम लगा दिए गए कि किसी ने इतने करोड़ दे दिए, किसी ने इतने करोड़ दे दिए, जमीर बेच दिया, फलाना कर दिया। सलीम साहब, ये इनका रवैया ज्यादा गलत था हुकूमत का रवैया ज्यादा गलत था, या आपकी ऑफर्स बहुत बड़ी बड़ी थी कि वो इनकार ही ना कर सके और इसलिए वापस जा नहीं सकते? नहीं, हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं है, कब तक किसी किस्म की कोई। जितने लोग आए हैं वो बड़े तंग होकर, ज़लील और ख्वार होकर, ये वो लोग हैं जो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं छोड़े इमरान खान ने, क्योंकि वहां पर उनको इतना झूठ बोला गया था कंटेनर पर खड़ा होके, कि जहां पर कहा गया था कि जी 1 करोड़ नौकरियां मिलेगी और 50 लाख घर मिलेंगे। ये कारी उस्मान साहब बैठे, बहुत पुराने सियासतदान है, समझते हैं, कराची में बहुत अरसे से रह रहे हैं, इनको भी पता है। इनसे भी पूछ ले के JUI के कारकुनों को कितनी नौकरियां मिली है उस करोड़ में से और कितने घर मिले हैं। तो इसी तरह की महंगाई, बहुत इसकी कमर तोड़ महंगाई आई है, और इतने झूठ बोले गए हैं कि जिसके हिसाब से वो बेचारे जो अरकान हैं वो हमारे किसी प्रेशर में नहीं आए हैं, हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया, कुछ नहीं है। वो खुद अपनी मर्जी से तंग आकर, क्योंकि वो अपने हलकों में जाते हैं तो लोग उनको गालियां देते हैं, लोग उनको टमाटर फेंकते हैं, लोग उनको सुनना नहीं चाहते, उनको भगा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो काम ही कोई नहीं हुआ। किसी भी हल्के में इनके जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है, हम हल्कों में वो दिखाने। और फिर सलीम साहब, जैसी ये अदम एतमाद अगर कामयाब होती है, इमरान खान साहब को घर जाना पड़ता है, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब अपना सामान वगैरह पैक करना शुरू कर चुके हैं, फौरन वापस आ जाएंगे अदम एतमाद कामयाब होती है? देखिए जी, मैं बताऊं कि ये कोशिश, ये एक सियासी इस वक्त मामला चल रहे हैं
इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बेहतर हालात होंगे। और ये इससे पहले भी बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने के लिए। मुशर्रफ भी कह रहा था कि जी उनकी सियासत खत्म हो गई है। आपने देखा कि वो वापस भी आए और वजीर आजम भी बने, और आज तो ये छुपा हुआ इस वक्त जो सियासी हालात हैं सलीम जैसा मुल्क में, और जिस तरह मुश्किल में इस वक्त हुकूमत है, तो ये हुकूमत की जैसे जैसे मुश्किल बढ़ रही है वैसे वैसे मियाँ साहब की सेहत बेहतर होती जा रही है। आपका अंदाजा ठीक है, क्योंकि जाहिर है जब हालात ठीक होते हैं तो सेहत भी ठीक हो जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि इसने अपने आप को ऐसे कुएं में डाल लिया है कि सारे इसके जो दोस्त थे वो भी इसके मुखालिफ हो गए, जो इसको लेकर आए थे वो भी इसके मुखालिफ हो गए, और आम शहरी जो है, आम शहरी अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी पार्टियों के अलावा भी जो आम शहरी है उस पर इतना असर पड़ा है महंगाई का और इसकी झूठ की जो बातें हैं। जैसे मैंने अभी पहले महंगाई से तो आम शहरी और समेत सब लोग तंग हुए सलीम जी। हाँ, महंगाई साहब वाला फैक्टर तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन कारी साहब ये अब खान साहब चले जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी, शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, आसिफ अली जरदारी शायद सदर हों, मौलाना साहब क्या होंगे? मौलाना फजल रहमान साहब को कौन सा ओहदा मिलेगा नए सेटअप में? सामने इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। हम तो एक नजरियाती तौर पर और फिर जो आवाम का जो सत्यानाश हो रहा है मैदान में है, हमें इससे नहीं है कि हमने कौन सा ओहदा मिलेगा और हम किस ओहदे पे होंगे। इस वक्त असल मसला जो है वो आवाम की बहाली का है, और जिस तरह जब तक ये खत्म नहीं होती हुकूमत इसकी और ये चला नहीं जाता, तो ये असल मसला ये है। उसके बाद अपोजिशन जो है वो बैठ के जो ठीक है चलें, ओहदे इस वक्त अहमियत नहीं रखते, इस वक्त हुकूमत को घर भेजना अपोजिशन की तमाम जमातों की अव्वलीन तरजीह है। बहुत शुक्रिया कारी उस्मान साहब, सलीम जिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इस पूरी सूरत हाल से मुताल्लिक और यही सारे सवाल उनके सामने भी रखेंगे और उनका मौक़िफ़ जानेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अपोजिशन की तमाम ही जमातें इस वक्त भी रात के इस पहर बड़ी मुतहरिक हैं। कल से कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई। फिर कल सुबह 10 बजे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें फिर कल से शुरू होने वाले इजलास के हवाले से हिकमत अमली भी तय की जाएगी। अभी तक इत्तेहादियों से भी कई मुलाकातें ये दोनों ही जमातें कर चुकी हैं, लेकिन काफ लीग या MQM में से किसी ने भी अभी तक वाज़े तौर पर अपोजिशन का साथ देने का ऐलान नहीं किया। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, सबसे पहले यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि कल से ये इजलास शुरू होने जा रहा है, MQM काफ लीग बार बार आपसे मिल रहे हैं, खासतौर पर MQM की बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं, अभी तक ये ऐलान क्यों नहीं कर रहे? अगर अपोजिशन के साथ हैं तो बताएं कि हम हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन हुकूमत को भी उम्मीद पर रखा हुआ है, अपोजिशन को भी ना नहीं कह रहे। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि इस वक्त जो मेंबरान हुकूमत को छोड़ के गए उनकी वजह से हुकूमत वैसी अक़लियत की हुकूमत हो गई है और हमारे पास अक़लियत आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत के इत्तेहादी हमारे साथ अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन वो हमारे साथ अपने मामला जो डिस्कशन होनी थी वो कर चुके हैं और आपको वो कह चुके हैं। फर्ज करें MQM है तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के फाइनल बात जो इशूज थे वो डिस्कस हो गए हैं। चौधरी साहब ने भी कोई इसी तरह का दिया है, वो भी अपना ऐलान कर लेंगे। लेकिन एक बात तो तय ना कि हमारे साथ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है और हमारे बहुत करीब खड़े हैं, हुकूमत से तो दूर खड़े हैं ना। बिल्कुल, लेकिन हुकूमत से दूर है। इन हालात में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं। अब ये सरप्राइज क्या हो सकता है? जब उन्होंने ये कहा कि मैं सरप्राइज दूंगा, वो 27 को भी हो सकता है, 28 को भी हो सकता है, तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग अपोजिशन जमातें इस वक्त? क्या सरप्राइज हो सकता है? वज़ीर आज़म साहब इस तरह की बेपर्दी छोड़ते रहते हैं, छोड़िए, उन्होंने ऐसी बस एक हवाई उड़ाई है, बस उसमें कुछ जान नहीं है। क्या कर सकते हैं, क्या सरप्राइज देंगे कौम को? वो किसी बड़ी गंभीर सूरत हाल का शिकार कर सकते हैं मुल्क को, अल्लाह न करे वो ऐसे करे तो ये बाकी सुनामी जाने आए इस मुल्क में।
तो कायर साहब, क्या ऑपोजिशन के पास भी कोई सरप्राइज है? अभी हमने जो सिंध हाउस में सब कुछ देखा था, कितनी बड़ी तादाद में मुनर्रिफ अरकान वहाँ आए, उनकी लिस्ट, उनके नाम, वो कोई 12 लोग थे, वो तो सामने आ गए। क्या कुछ मजीद और भी लोग हैं सिंध हाउस के अलावा? क्या कोई और भी ऐसा मुकाम है जहाँ पर ये मुनर्रिफ अरकान और दूसरे इनके अलावा कुछ मौजूद हों? यार ये खुफिया बातें तो ना पूछे ना, खुफिया बातें तो ना। अच्छा, चले आप ये खुफिया राजों से पर्दा ना उठाएं, आप जनरेट तो बता सकते हैं, हाँ कोई ऐसा मकाम है, हाँ कुछ और भी लोग हैं, इतनी इनकी तादाद है, फला इलाके में वो मौजूद हैं, ये तो आप बता सकते हैं कम से कम। देखिए सिंध हाउस में 12 लोग थे, उसके बाद 2 लोगों ने उनके बाद भी ऐलान किया, 14 हो गए। बाकी लोगों के बारे में मेरे पास कोई कंफर्म खबर नहीं है कि वो कितने हैं। इतना कह सकता हूँ कि हाँ कुछ है। लेकिन अब इन लोगों के मुस्तकबिल का फैसला अदालत ने भी करना है। अगर ताहयात नाअहली वाला मामला आ जाता है इनके लिए, तो फिर कोई बैकअप प्लान अपोजिशन के पास है कायर साहब? चूंकि इत्तेहादी भी फिर इन्हीं को देखते हुए फैसला करेंगे कि ये मुनर्रिफ अरकान आपके साथ हैं तो वो हैं, नहीं तो वो भी हुकूमत के साथ चले जाएंगे। फिर अपोजिशन के पास क्या बैकअप प्लान? देखिए ताहयात वाला इशू नहीं है, उसपे आपने जज साहबान के कमेंट्री सुने होंगे और आइन का वो आर्टिकल भी यही कहता है कि अगर उसमें भी बड़ी कंडीशंस हैं कि अगर किसी मेंबर ने वोट कास्ट करना है वजीर आज़म के खिलाफ ऊपर, तो उसके बाद उसकी पार्टी के जो लीडर होगा वो खत लिखेगा या रेफरेंस दे देगा स्पीकर को। स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर वो चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। इलेक्शन कमीशन 1 महीने के अंदर उस मेंबर को तलब करके उससे शोकाज करेगा, उसको उसकी बाकायदा बात सुनेगा, प्रोसीडिंग करेगा और फिर सेटिस्फेक्शन के बाद उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मजाज होगा। अगर सिंपल इतना ही होता तो फिर तो आइन का क्लास यही कहती ना कि जी बस ठीक है, जिस दिन स्पीकर ने भेज दिया अब उनका काम सिर्फ डी नोटिफाई करना है। इलेक्शन कमीशन का अगले दिन डी नोटिफाई करते, उनको महीने का टाइम देने का मकसद यह है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो उस मेंबर को बुला के उसकी प्रोसीडिंग करके उसकी राय लेके उस पर फैसला देंगे। तो वो डी सीट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दूसरा, डी सीट के लिए भी जो लफ्ज वहां पे लिखा गया है वो है कि ही विल चीज टू एग्जिस्ट मेंबर, चीज टू एग्जिस्ट, वो मेंबर नहीं रहेगा, मेंबर सिर्फ उस वक्त। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन मेलोफाइडी समथिंग एल्स, वो और है, वो क्राइम की सूरत में और है, उसकी सूरत हाल और है। ठीक है कायर साहब, इसकी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब अदालत का हतमी फैसला आ जाएगा ये तो फिर तभी वाजे हो सकेगा। लेकिन ये बहुत सारे लोग आपने जमा कर लिया, अपोजिशन की सारी बड़ी जमातें, फिर हुकूमत के 2 बड़े इत्तेहादी अभी तक तो हैं आपके साथ। अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, ये मुनर्रिफ अरकान भी आपके साथ होंगे, तो ये फिर बाद में आगे के मामलात का तय पा चुके हैं किसको क्या मिलेगा, इत्तेहादियों को कहाँ अकोमोडेट करेंगे, ये मुनर्रिफ अरकान, इनका भी मामला फिर खड़ा होगा, आगे कैसे चलेंगे फिर मामला? ये क्या, मैं इसका क्या जवाब दूं? शहबाज शरीफ साहब को हम डिक्लेयर कर चुके अपोजिशन की तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और वो जब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो बाकी जमातों के उनके वज़रा उनके साथ होंगे, और क्या तय होगा, क्या मिलेगा? लेकिन कायर साहब जो ये मुनर्रिफ अरकान ज़ाहिर हुकूमत को छोड़कर आ रहे हैं, इनको भी तो किसी जमात में कोई स्पेस और फिर आगे टिकट्स चाहिए होंगे, इनकी भी तो अपनी सियासत है। इनमें से कुछ लोग पीपल्स पार्टी, कुछ नून को ज्वाइन करेंगे, कुछ जेयूआई को ज्वाइन करेंगे। अगर वो अपनी जमात को छोड़ के आ रहे हैं, और वो आज नहीं छोड़ के आ रहे हैं, वो पहले छोड़ चुके हैं, मतलब वो तो अपनी जमात से कुछ 2 साल से, कुछ 1.5 साल से, कुछ साल से नाराज है, तो उन्होंने अपनी फ्यूचर अलाइनमेंट जरूर देखनी है। वो मेंबर वोट डालने से पहले उन्होंने यकीनन किया होगा। देखिए अगर हम इसे छोड़ के आते हैं तो आप हमें टिकट देंगे, हम आपको ज्वाइन करेंगे, तो उनको ये तो सिंपल से सवाल है ना, इसमें तो कोई साइंस है नहीं। हाँ बिल्कुल किया होगा। सही। और फिर कायर साहब एक सवाल ज़ाहिर है जो बार बार होता है कि ये नून लीग का एक मखसूस हल्का ये चाहता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो और एक फ्रेश मैंडेट के साथ एक नई हुकूमत आए और फिर वो अवामी मसाइल हल करे। और बहुत सारे लोग अपोजिशन में इस वक्त चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और फिर उसके बाद इलेक्शन में जाएं। ख्याल है जी हम इस सवाल का कोई 500 दफा जवाब दे चुके हैं, कम से कम 500, कि भाई कोई जमात इस मुल्क के जितने गंभीर मसाइल है इस बैगेज को लेके चलने को तैयार नहीं होगी। लिहाजा जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन में जाएगी। इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो 5 साल के लिए होगी, उसके क्या खतोखाल होंगे, तो कोalition गवर्नमेंट होगी, वो मिलकर गवर्नमेंट बनेगी, या कोई एक पार्टी जिसको मेजोरिटी मिली वो गवर्नमेंट बनाएगी, ये तो डिपेंड करता है।
ये तो सवाल ऑलरेडी इतना बोला जा चुका है और इतना कायर साहब, जाहिर है ये 500 बार आपने सवाल का जवाब दिया, लेकिन जब से शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की बात की है और माइनस पीटीआई की, उसके बाद से फिर ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है कि क्या ये कौमी हुकूमत की जो तजवीज़ है ये अपोजिशन के इजलासों में भी डिस्कस हुई है, ये शहबाज शरीफ की अभी अपनी तजवीज़ की हद तक है या फिर उन्होंने पेश की है और अपोजिशन ने इस पर गौर किया? उन्होंने ये कोई अपोजिशन की तरफ से बात नहीं की थी और उन्होंने इस असेंबली से बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि आइंदा बनने वाली हुकूमत 5 साल के लिए कोalition गवर्नमेंट बने। कौमी हुकूमत तो खत्म हो जाती है जब उन्होंने कहा कि इसमें पीटीआई हो, लेकिन वो लफ्ज कौमी हुकूमत का आ गया। बट उनका मकसद अगले इस असेंबली की तो मुद्दत ही अभी साल सवा साल रह गई है, इसमें से 5 साल की हुकूमत कैसे बन सकती? और कौमी हुकूमत का मावराए आइन तो तस्वर ही नहीं है। आइन के अंदर रहते हुए अगर इलेक्शन होता है वो असेंबली 5 साल के लिए ठीक है, तो उसमें चलें कायर साहब आखिर में बस ये बता दें, अब ये प्यारे आप लोग तो अपना लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को आपने निकाला था, वो इस्लामाबाद आया, वहाँ से फिर वो ख़त्म हुआ। अब ये पीडीएम की दीगर जमातें और आपके इस वक्त जो दीगर इत्तेहादी हैं अपोजिशन में, वो अब ये महंगाई मार्च कर रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, आपकी नुमाइंदगी, आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, या फिर आप लोग अपना मार्च कर चुके हैं? क्योंकि पीडीएम का मार्च है, इसमें पीडीएम में शामिल जमातें शामिल हो रही हैं। हमारी क़यादत जो है वो फैसला करेगी कि हमारा इसमें किस लेवल पे शिरकत है। मुझे अभी इस बारे में कोई हतमी नहीं पता कि किस लेवल पे शिरकत होगी। हाँ, हमारी शिरकत होगी, लेकिन उसका लेवल क्या कारकुन लेवल पे होगा या हमारी लीडरशिप लेवल पे जाएंगे, वो फर्स्ट ईयर जाएगा, सेकंड ईयर जाएगा, ये फैसला हो जाएगा। ये है कि हम उसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। ये इस वक्त लॉन्ग मार्च हो रहा है महंगाई के खिलाफ, इसमें पीपल्स पार्टी किस लेवल पर शिरकत करेगी अभी तक ये तय नहीं पाया, लेकिन कल के इजलास के लिए अब अपोजिशन की तमाम ही जमातें इस वक्त बहुत मुतारिक हो चुकी हैं और अब देखना है कि अगले 7 दिन में जो फैसला आता है वो हुकूमत के हक़ में ये तमाम अरकान असम्बली फैसला करते हैं या फिर अपोजिशन कामयाब हो जाती है और इस अरसे में अदालत की जानिब से जो तशरीह आती है वो किस हद तक हुकूमत के लिए मददगार साबित हो सकती है। आने वाले 2-3 रोज़ बहुत ज़्यादा अहम है। अपोजिशन का भी ये लॉन्ग मार्च महंगाई मार्च है और फिर वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को जो 10 लाख लोगों को बुलाया, अब देखते हैं वो कितने लोग इतवार के दिन जमा करने में कामयाब हो पाते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।